हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ा जाएगा बेंजीन के बारे में। पिछले क्लास में हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, हमने बहुत सारे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं, किन रिएजेंट से हम बना सकते हैं, उनका डिस्कशन किया था। आज उसी पे हम लोग आगे चलेंगे और एक एक करके मेजर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, कुछ और भी बारीक डिटेल उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन और उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज NO2+। ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकाल के, ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में इसको बाहर निकाल के खुद लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्क HNO3 का। तो कॉन्क HNO3 में आप सोच सकते हैं कि एक HNO3, ठीक है, डिसोसिएट होगा H+ NO3- और वो H+ जो है दूसरे HNO3 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यानी HNO3 ही एसिड और HNO3 ही बेस की तरह काम करेगा। इस इक्वेशन के हिसाब से दो हमने इक्विवेलेंट यूज किया HNO3 का, एक एसिड एक बेस, एंड वी विल जनरेट NO2+। लेकिन यहां से जनरेट होने वाला है NO2+, इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसीलिए कॉन्क HNO3 बहुत इफेक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं है। इसके अपेक्षा अगर हम कंपेयर करें इसको विथ ए मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, तो यहाँ H2SO4 जो है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये बिहेव करेगा एसिड की तरह, और HNO3 ये यहां पे बिहेव करेगा बेस की तरह। हम लोग ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपको एसिड की तरह बिहेव करना है तो सिस्टम में आपसे मजबूत कोई और एसिड नहीं होना चाहिए। यहां HNO3 ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि इससे मजबूत एसिड H2SO4 यहां मौजूद है, तो HNO3 यहां बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, H2SO4 से H+ एक्सेप्ट करेगा एंड फाइनली देयर विल बी जनरेशन ऑफ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से यहां आपको दिखाई देगा जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, इसका जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। आप देखिए ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड था, जबकि ये यहां पे इक्विलिब्रियम, ठीक है, या हम रिएक्शन को कहें तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, बैकवर्ड रिएक्शन काफी कम होगा। ठीक है, और इसीलिए यहां NO2+ का जो अमाउंट मुझे मिलेगा इट विल बी हाई, और इसीलिए ये कॉन्क HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर विल बी बेटर नाइट्रेटिंग एजेंट देन कॉन्क HNO3 अलोन। ठीक है, अगला बात किया जाए तो फॉर्मेशन ऑफ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल में बी RDS इफ ARH, यानी जिसका आप नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, अगर वो बहुत रिएक्टिव है तो ऐसा भी हो सकता है कि NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही RDS हो जाए। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। आगे चला जाए, अगर हम लोग बात करें बेंजीन की, तो यहां बेंजीन के केस में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पे अटैक करके वीलेंट कॉम्प्लेक्स बनाना, यही RDS होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहां हम देख लेंगे कि ऑर्डर हो जाएगा 2 क्योंकि दो स्पीशीज यहां दिख रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो सेकंड स्टेप है, यहां से प्रोटॉन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ये फास्ट स्टेप होगा, और यही वजह है कि यहां काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। KH और KD दोनों रेट बराबर होगा। आप यहां हाइड्रोजन लगाएं या इसको ड्यूटेरियम ले लें, बात एक ही होगी। तो रेट ऑफ नाइट्रेशन, ठीक है, रेट ऑफ नाइट्रेशन फॉर C6H6 is same as
रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ C6D6। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां जो फर्स्ट स्टेप है ये RDS है, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जहां TS1 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सेकेंड स्टेप, ये तो फास्ट स्टेप है। आगे चला जाए, अगर हम बेंजीन के जगह लेट से नेप्थलीन लें, ठीक है, और इसका नाइट्रेशन करें, तो ऐसे केस में नाइट्रेशन जो है वो अल्फा पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो दो पोजीशन यहां अवेलेबल है, अल्फा बीटा। यहां पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहां पे तो हो नहीं सकता। अल्फा बीटा, ये भी बीटा, ये अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। ठीक है, तो किसी, ये चारों अल्फा पोजीशन एक ही जैसी हैं, किसी भी एक अल्फा पोजीशन पे होगा इन कंपैरिजन टू बीटा पोजीशन। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर आप यहां पे भी, ठीक है, कार्बोकैटायन विलेन इंटरमीडिएट बनाने की बात करें तो ये आपको साफ समझ में आ जाएगा। लेट से मैंने अल्फा पे अटैक कराया। ठीक है, ध्यान देने की चीज क्या होगी कि यहां आपको विलेंट जो कॉम्प्लेक्स है, विलेंट कॉम्प्लेक्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने होंगे और आप उन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंजीन रिंग को आप इंटैक्ट रख पाए। ठीक है, तो इस बेंजीन रिंग को मैं इंटैक्ट रख रहा हूं, इस पे अल्फा और बीटा पे अटैक करा के देख रहा हूं, एक बार अल्फा पे एक बार बीटा पे, और दोनों के साथ बनने वाला जो मेरा विलेंट कॉम्प्लेक्स है वो बना के देखा जाए। तो पहले अल्फा अटैक कराते हैं। ठीक है, ये अल्फा पे अटैक हो गया, पॉजिटिव चार्ज कहां गया? इस कार्बन पे। और क्या ये रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड है? ये वाला रिंग एज इट इज आप इंटैक्ट रखिएगा। ठीक है, तो ये अल्फा अटैक के केस में बना। ठीक है, और अगर आप बीटा अटैक कराएं तो क्या होगा? तो अगर आप बीटा अटैक करा देंगे तो आपका यहां पे अटैक हो गया। ठीक है, और इस केस में आपको दिखाई देगा पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया। क्या अब ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? तो जवाब है हाँ, डीलोकलाइज्ड तो है लेकिन इस रिंग पे है। ठीक है, और आपको तो ये रिंग इंटैक्ट रख के मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें मिलेंगे उसकी बात करनी। आप ये रिंग इंटैक्ट रखे हैं क्योंकि ये एक एरोमेटिक रिंग है। अगर रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन में इसका एरोमेटाइजेशन जाता है तो ये बढ़िया रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इंटैक्ट रखते हुए आप देखिए क्या यहां डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है? जवाब है नहीं। ये डबल बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, जबकि यहां पे ये था। ठीक है, और इसी वजह से अल्फा अटैक जो है वो प्रिफरेबल होगा ओवर बीटा अटैक, और इसीलिए मैंने अल्फा पोजीशन पे NO2 लगाया। अगला चला जाए, अगर एंथ्रासीन का आप नाइट्रेशन कराएंगे तो किस पोजीशन पे अटैक होगा? तो यहां देखिए पोजीशन है अल्फा, बीटा और ये गामा। ठीक है, इधर वापस चलें तो अल्फा, बीटा, बीटा, अल्फा, ये गामा है। दिस इज अगेन अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अटैक कहां हो सकता है? या तो अल्फा, या तो बीटा, या तो गामा। और अटैक होगा कहां असली में? गामा पे। ठीक है, क्योंकि जब आप गामा पे अटैक कराएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप दो दो बेंजीन रिंग इंटैक्ट रख के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएंगे। आइए उसको हम आपको बना के दिखाएं। लेट से मैंने अटैक करा दिया गामा पे, तो ये H और यहां NO2, और पॉजिटिव चार्ज कहां दिखाई देगा आपको? पॉजिटिव चार्ज यहां दिखाई देगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, जब ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर ले जाइए और ये पॉजिटिव चार्ज अब रेजोनेंस से यहां। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए ये एक रिंग और ये एक रिंग, बेंजीन रिंग मैंने इंटैक्ट रख ली, पॉजिटिव चार्ज को यहां भेज दिया। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें दो दो रिंग इंटैक्ट हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा यही वजह है कि अटैक कहां पे हुआ है? गामा पोजीशन पे। ठीक है, आगे चला जाए और अगला हम लोग रिएक्शन पढ़ा जाए जो कि है हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन की बात करें, लेट से मैं ब्रोमिनेशन की बात करता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेरा बेंजीन है ये न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन, और यहां ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी नहीं है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो, ठीक है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इस ब्रोमीन को और बनाएगा पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
और इस वजह से ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड में पोलराइजेशन आएगा। तो ये ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड में पोलराइजेशन आया और साथ ही साथ आप यहां लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से मैंने लुईस एसिड कैटलिस्ट लिख लिया FeBr3, so this is लुईस एसिड कैटलिस्ट। ये लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करने पे क्या होगा, ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड में पोलराइजेशन आया है, ठीक है, यहां ब्रोमीन पे पार्शियल निगेटिव आया है, वो ये आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो उसके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में देखिए ये ब्रोमीन और इस ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड फाइनली टूट गया और ये Fe के साथ इस ब्रोमीन का बॉन्ड बन गया। सो दिस पार्ट विल बी FeBr4 माइनस। ठीक है, और यहां आपको दिखाई देगा ये Br प्लस की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और यहां रिंग के अंदर का एक बॉन्ड टूट गया और आपको क्या मिल गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप हेलोजिनेशन कराएंगे तो पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये पाई कॉम्प्लेक्स वैसा ही है जैसा आप कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते आए हो। ठीक है, तो ये एक पाई कॉम्प्लेक्स बना, इस पाई कॉम्प्लेक्स से फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, और यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है वीलेंट इंटरमीडिएट है एंड फाइनली यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको हेलो बेंजीन, साथ ही साथ HBr और FeBr3। ठीक है, ये FeBr4 माइनस, यहां से H प्लस जो निकलेगा तो HBr और FeBr3 आपको कैटलिस्ट वापस से मिल गया। रेट की बात की जाए तो देखिए ये स्टेप ही RDS है। इस स्टेप में कौन कौन दिख रहा है आपको, ये बेंजीन, ये Br2, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा पाई कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है और ये पाई कॉम्प्लेक्स बना किससे है, बेंजीन और Br2 से। तो बेंजीन और Br2 क्योंकि ये सिग्मा, ठीक है, ये पाई कॉम्प्लेक्स यहां से आया और साथ ही साथ आपको लुईस एसिड कैटलिस्ट भी दिख रहा है। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कोई भी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि ये जो स्टेप है जहां कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, अगला बात, तो Br2Cl2 फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स विद द रिंग, बट फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वीलेंट इंटरमीडिएट, ठीक है, वीलेंट इंटरमीडिएट रिक्वायर्स लुईस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, अगर आपने लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया होगा तो बेंजीन प्लस Cl2 in presence of let's say AlCl3 will give क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आप लुईस एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना करें और फोटोकेमिकल एक्टिवेशन कर दें, बेसिकली सनलाइट का यहां उपयोग करें, तो क्या होगा, तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा था उसकी जगह एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ये सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और ये पाई बॉन्ड टूट के दोनों जगह क्लोरीन लग गया, फिर अगला पाई बॉन्ड टूट के दोनों जगह और यहां पे भी, तो आपको दिखाई देगा कि ये हर एक पोजीशन पे एक क्लोरीन लग गया। यू विल गेट C6H6Cl6। ठीक है, यहां आपको दिखाई देगा ये 6 6 6 और इसीलिए इसको हम लोग 666 भी बुलाते हैं। ठीक है, अगला ये जो कंपाउंड बना, दिस इज गामा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, गामा HCH। अब इसी को देखिए गामा, ठीक है, E, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैमेक्सीन। ये गैमेक्सीन एक इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, ये एनवायरमेंटल हैजार्ड के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, तो ये एक इंसेक्टिसाइड है। इसका जो ट्रेड नेम है वो है लिंडेन, और कई बार इसको गलती से बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कह देते हैं। अगर कोई मुझे कहे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो एक्चुअली बेंजीन हेक्साक्लोराइड होना क्या चाहिए, बेंजीन, और उस पे सारे के सारे हाइड्रोजन हटा के आप Cl लगा दें, तो सही में बेंजीन हेक्साक्लोराइड होना क्या चाहिए, C6Cl6। लेकिन इसको गलत कहा जाता है, गलती से इसका नाम BHC पड़ गया।
ठीक है। और अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, अब पड़ गया नाम तो एक बार तो अब उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहलाता है, लेकिन एक्चुअली इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही से देखें तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये मॉलिक्यूल है C6Cl6, ठीक है, C6H6Cl6, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब कहने लगे हैं तो ठीक है भाई। आगे चलें हम लोग। अगला बात हम लोग किया जाए आयोडीनेशन का। आयोडीनेशन जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यहां देखिए, लेट्स से मैं एक एक्टिवेटेड रिंग लेता हूं, बेंजीन रिंग लेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो कठिन होगा उसका आयोडीनेशन, इसीलिए मैंने एक एक्टिवेटेड रिंग लिया है, ठीक है, जिसपे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है OH, ताकि मुझे आयोडीनेशन आसान हो, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हो। तो मैंने यहां लिया है एक्टिवेटेड रिंग फिनॉल का, ठीक है, और उसका आयोडीनेशन करा रहा हूं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड K1 और ये बैकवर्ड K-1, ये बन गया मेरा, ठीक है, इंटरमीडिएट वैलेंट कॉम्प्लेक्स। और फिर अगला चीज ये K2, अब आपको दिखाई देगा कि ये जो K2 है और K-1 है, तो ये इंटरमीडिएट बनने के बाद हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकले अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के, उससे कहीं तेज होता है ये आयोडीन का I+ के फॉर्म में निकल जाना, ठीक है। तो क्या होता है, K-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू K2, इसीलिए ये आपको दिखाई देगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। अगला, यहां प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस आयोडीन का बाहर निकल जाना I+ के फॉर्म में वो ज्यादा आसान है इस हाइड्रोजन का H+ के फॉर्म में निकलने से। वजह क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड, ठीक है, आयोडीन के साथ बनने वाला बॉन्ड कमजोर है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। तो ये मजबूत बॉन्ड टूटे, इसके कंपैरिजन में ये कमजोर बॉन्ड का टूट जाना, ठीक है, ज्यादा आसान है, ज्यादा तेज है। यही वजह है कि आयोडीनेशन रिवर्सिबल है और इसमें आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट दिखेगा। आगे चला जाए और अपने नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। सल्फोनेशन के बारे में भी हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है आयोडीनेशन की तरह, यहां भी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो प्राइमरी KIE इज ऑब्जर्व, ठीक है। अगला बात करें, सल्फोनेशन कैन बी डन रेडिली बाई ओलियम और SO3 इन इनर्ट सॉल्वेंट देन बाय यूजिंग कॉन्क H2SO4। क्यों ऐसा है? क्योंकि कॉन्क H2SO4 का अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहां से लिटिल, ठीक है, SO3 आपको जनरेट कर पाएंगे। इसके कंपैरिजन में ओलियम का इस्तेमाल करना, बेसिकली H2SO4 प्लस SO3 का इस्तेमाल करना या SO3 इन इनर्ट सॉल्वेंट इस्तेमाल करना, यहाँ SO3 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा SO3, ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल और तेज सल्फोनेशन, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर हम लोग नेप्थलीन का सल्फोनेशन करें तब क्या होगा? तो नेप्थलीन का सल्फोनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पे लगेगा या बीटा पोजीशन पे लगेगा? तो यहां हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। हम लोग सीखेंगे कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, अगर आप अटैक कराएंगे अल्फा पोजीशन पे तो जो आपको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल मिलेगा। तो अगर आपने अल्फा पोजीशन पे अटैक कराया तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट होगा। इसको हम लोग कहेंगे काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, KCP। लेकिन यहां जो प्रोडक्ट मिला है उसमें देखिए, इस अल्फा पोजीशन पे एक बल्कि सा SO3H लगा हुआ है और इस पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन लगा है इसके साथ
ये स्टेरिकली इनका लड़ाई हो रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग करें तो दिस विल बी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, इसको 5 नहीं कहना चाहिए था, दिस विल बी 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ 1 और 8 पोजीशन पे जो SO3H और हाइड्रोजन है इनमें आपस में लड़ाई होगी, ठीक है। स्टेरिकली ये एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करेंगे और इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। फिर से समझिए, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू बना है लेकिन प्रोडक्ट ये स्टेबल नहीं है। प्रोडक्ट कौन सा स्टेबल है? जब ये बल्कि सा SO3H बीटा पोजीशन पे लगा, ठीक है। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो वाला है जब SO3H लगा हो नेप्थलीन में बीटा पोजीशन पे। तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू आया है उसको हम लोग कहते हैं KCP। इसकी हम लोग और चर्चा करेंगे जब हम लोग एल्काडाइईन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी अगली बात हम लोग कर लें, जो आपका TCP है वो हायर टेम्परेचर पे आएगा, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे। और लोअर टेम्परेचर जो है, ठीक है, इस पे आपको मिलेगा KCP, ठीक है। तो ये दोनों चीज अभी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा KCP क्या होता है, TCP क्या होता है, क्यों ये हायर टेम्परेचर बनता है, क्यों ये लोअर टेम्परेचर बनता है। तो ये सारी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट पढ़ा जाए, नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में भी आपको दिखाई देगा कि आपको आवश्यकता है लुईस एसिड कैटलिस्ट की, ठीक है। यहां एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो अगर आपने 3 डिग्री RX लिया, ठीक है, और उसको रिएक्ट कराया लुईस एसिड कैटलिस्ट से, तो यहां R+ बन जाएगा और ये R+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, जैसे यहां टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आपने 1 डिग्री RX लिया तो 1 डिग्री R+ तो स्टेबल नहीं होता और 1 डिग्री R+ बन भी नहीं पाएगा। और इसीलिए इस केस में ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स लुईस एसिड के साथ जो RX का बना है, दिस कॉम्प्लेक्स एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो लुईस एसिड और RX का जो कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है, अगर R+ स्टेबल नहीं है उस केस में। देखा जाए यहां रिएक्शन कैसे होता है, तो आप बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे लेट्स से RCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3, और आपको ये वैलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा। अब यही स्टेप RDS है, तो इसी को देख के मुझे रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ में कौन कौन दिखेगा? बेंजीन दिखेगा, और कौन दिखेगा? RX दिखेगा, और कौन दिखेगा? लुईस एसिड कैटलिस्ट दिखेगा MX3, ठीक है। AlCl3 आप इस्तेमाल कर सकते थे, FeCl3 इस्तेमाल कर सकते थे। तो जो भी लुईस एसिड कैटलिस्ट है वो यहां नजर आएगा। दिस विल बी द रेट लॉ। आगे चलें, अगर हम स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 का इस्तेमाल करें विथ नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, और इसके साथ हम स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड का इस्तेमाल करें AlCl3 का, तो इस केस में आपको दिखाई देगा कि यहां नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट हुआ। कार्बोकैटायन में आपको दिखाई देगा ये प्लस चार्ज पहले यहां और उसके बाद CH3- का मिथेनाइड का शिफ्ट हो गया, ठीक है, और आपको रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट मिला। लेकिन अगर आपने वीक लुईस एसिड का इस्तेमाल किया FeCl3 का और लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया, तो उस केस में नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट कठिन हो जाएगा,
रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा और आपको दिखाई देगा बिना रीअरेंजमेंट के आपको प्रोडक्ट मिला। ये उसी क्वेश्चन के जैसा है जैसा हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लिया था, AlCl3 लेते हैं तो आइसोप्रोपाइल IPR प्लस, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोफाइल होता था। और अगर आप वीक लुईस एसिड ले लेते थे ZnCl2 तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलता था। तो वहां हमने AlCl3 और ZnCl2 पढ़ा, यहां हम लोग पढ़ रहे हैं AlCl3 और FeCl3। और यहीं से हम लोग बात कर लिया जाए इफेक्टिवनेस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लुईस एसिड कैटलिस्ट होगा AlCl3, ठीक है। उससे कमजोर FeCl3, फिर कहीं आपको दिखाई देगा ZnCl2। तो आपने देखा ZnCl2 जो है इस केस में, ठीक है, PR प्लस रीअरेंज होके IPR प्लस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। और FeCl3 के केस में आप देखेंगे कि यहां जो आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो नियोपेंटाइल रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 लेते तो नियोपेंटाइल में भी रीअरेंजमेंट दिखता और जो आपका नॉर्मल प्रोपाइल है उससे आइसोप्रोपाइल भी बनता हुआ आपको दिखता कार्बोकेटाइन में, ठीक है। तो ये केसेस आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। अगर आपके पास ये सबस्ट्रेट है और आप AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करें तो क्या होगा, यहां भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये CH3 यहां से उठ के इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन वहां से बगल वाले कार्बन पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप पैराजाइलिन या ऑर्थोजाइलिन इसको ट्रीट करें AlCl3 प्लस HCl और हीट कर देंगे तो इसमें भी रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ऑर्थो और पैराजाइलिन ये कन्वर्ट हो जाएंगे मोर स्टेबल मेटाजाइलिन में। तो ऑर्थो, पैरा और मेटाजाइलिन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, मेटाजाइलिन। क्यों ऐसा होता है, आप देखिए CH3 का प्लस H इफेक्ट है, ठीक है, इसका भी प्लस H इफेक्ट है। जब आप ऑर्थो या पैरा पे दोनों CH3 को लगाएंगे तो इसके प्लस H के वजह से यहां डेल्टा निगेटिव आ रहा होगा, ठीक है, रिपल्शन क्रिएट हुआ क्योंकि इसका भी कैसा इफेक्ट है, इसका भी प्लस H इफेक्ट ही है। जबकि मेटाजाइलिन में इसके जो प्लस H है इसके वजह से चार्ज कहां जाएगा, यहां पे ऑर्थो और पैरा पे, और इस वाले से दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये लोग एक दूसरे को रिपल्शन नहीं क्रिएट करते, ठीक है, ये दोनों ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, इसके लिए दोनों ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। तो यहां एक CH3 अपने प्लस H इफेक्ट से दूसरे CH3 को, ठीक है, प्लस H लगाने से नहीं रोकता। यही वजह है कि आपको मेटाजाइलिन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैराजाइलिन, और रीअरेंजमेंट यहां देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हमने बात की थी कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे डी एल्काइलेशन और उसी के साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होते हुए। लेट्स से आप इथाइल बेंजीन लेते हैं सबस्ट्रेट और उसको लुईस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं HF और BF3 के साथ, ठीक है। सो दिस इज HBF4-, ठीक है। इसके साथ ट्रीट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। इथाइल बेंजीन से एक आपको दिखाई देगा बेंजीन बन गया और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा कि दोनों इथाइल एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे चले गए, ठीक है। तो ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन है, और क्योंकि आपको इथाइल बेंजीन से बेंजीन मिला है तो ये एक तरह का डी एल्काइलेशन रिएक्शन भी है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने क्या सीखा, एक तो हमने सीखा कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोकेटायन लुईस एसिड उसमें रीअरेंजमेंट करा सकता है प्रोवाइडेड मजबूत लुईस एसिड AlCl3 आप इस्तेमाल करें तो, ठीक है। और दूसरा जो बनने वाला प्रोडक्ट है
जो भी प्रोडक्ट आपको मिला है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से AlCl3 लुईस एसिड के प्रेजेंस में, वो भी रीअरेंज हो सकता है। रीअरेंज हो सकता है जैसा इन दोनों में हुआ, या डी एल्काइलेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इथाइल बेंजीन से बेंजीन का बनना देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये डी एल्काइलेशन हुआ, ठीक है, ये 45% ये बना है और 45% ही ये भी बना है, तो आप देखेंगे कि डी एल्काइलेशन भी हुआ है और दूसरी तरफ डिस्प्रपोर्शनेशन भी हुआ है, दोनों इथाइल एक ही रिंग पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो ये 45, ये 45 और 10% तो इथाइल बेंजीन बचा रह जाएगा, ठीक है। तो दिस विल रिमेन, ठीक है, ये 10% बचा रह जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए पॉली एल्काइलेशन का, ठीक है। इस बात को समझा जाए। लेट्स से मैं बेंजीन का फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करता हूं विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? बेसिकली यहां से हम सोचेंगे कि यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3Cl AlCl3, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस एंड के साथ ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इंटरेक्ट करेगा, फाइनली H+ निकल जाएगा एंड आई विल गेट टॉलुइन एज द प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात किया जाए कि क्या CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है। अगर CH3 का प्लस H इफेक्ट है तो टॉलुइन और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा टॉलुइन पे CH3 है, ये तो एक एक्टिवेटेड रिंग है इन कंपैरिजन टू रेफरेंस बेंजीन। आपको समझ में आएगा कि CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SEAR टॉलुइन का ज्यादा होगा बेंजीन से, और यही वजह है कि अगला जो CH3Cl और AlCl3 का कॉम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो प्रिफर करेगा अटैक करना किस पे, टॉलुइन पे। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, आपका इलेक्ट्रोफाइल टॉलुइन पे अटैक करना पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू बेंजीन, और इसीलिए आपको दिखाई देगा कि अगले स्टेप पे बेंजीन के कंपैरिजन में टॉलुइन का रिएक्शन पहले हो जाएगा, ज्यादा होगा। और अगर इसका फर्दर एल्काइलेशन हुआ तो आपको पता है CH3 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटर है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो है, तो अगला इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए ऑर्थो या पैरा पे, लेकिन आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा मेटाजाइलिन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भले ही आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये डायरेक्ट कर रहा है ऑर्थो या पैरा पे जाने के लिए, लेकिन ऑर्थो पैरा और मेटाजाइलिन में सबसे ज्यादा स्टेबल मेटाजाइलिन है। अभी हमने पढ़ा कि ऑर्थो और पैरा जो है वो रीअरेंज हो जाता है मेटाजाइलिन में, क्योंकि मेटाजाइलिन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिखाई देगा मेटाजाइलिन बनते हुए, ऑर्थो और पैराजाइलिन हाँ ये भी बनेंगे। और फिर अगर हम जाइलिन को समझें तो जाइलिन पे तो दो CH3 हैं, तो यहां जाइलिन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी तो और ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तो दो एक्टिवेटर लगे हैं, दो CH3 हैं, तो जाइलिन टॉलुइन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। यही वजह है कि अगले स्टेप पे टॉलुइन और बेंजीन के कंपैरिजन में जाइलिन पहले रिएक्ट करने लगेगा, जाइलिन रिएक्ट करेगा और अगला CH3 फिर से आएगा। नाउ दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिसिटाइलिन, ठीक है, बेसिकली 1,3,5 ट्राई, ठीक है, ट्राई मिथाइल बेंजीन, और भी पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे साथ में। लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि बेंजीन के कंपैरिजन में बनने वाला प्रोडक्ट टॉलुइन ज्यादा रिएक्टिव, टॉलुइन के कंपैरिजन में बनने वाला अगला प्रोडक्ट जाइलिन और ज्यादा रिएक्टिव। जितना CH3 लगता गया उतना रिएक्टिविटी बढ़ता गया, और यही वजह है कि बेंजीन न रिएक्ट करके टॉलुइन पहले रिएक्ट कर जाएगा, टॉलुइन न रिएक्ट करके जाइलिन पहले रिएक्ट कर जाएगा, और इसी वजह से आपको समस्या देखने को मिलेगी पॉली एल्काइलेशन की, ठीक है। तो समझा जाए
polyalkylation always takes place as CH3 has plus H and plus I इफेक्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यही वजह है कि जाइलिन का रिएक्टिविटी टोलुइन से और टोलुइन का बेंजीन से ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मुझे पॉलीएल्काइलेशन को अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए? तो पॉलीएल्काइलेशन कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग बेंजीन इन एक्सेस। ठीक है, ताकि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन से ही बार बार कोलाइड करे। स्टैटिकली उसके चांस ज्यादा हैं क्योंकि बेंजीन आपने खूब सारा लिया है, और बनने वाला जो टोलुइन होगा वो तो अभी कम ही बना होगा। उसके कंपैरिजन में अगर बेंजीन ढेर सारा है तो बार बार कोलिजन हो रहा होगा किसका, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन से। टोलुइन ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन उसके साथ कोलाइड ही नहीं कर रहा। और अगला तरीका क्या है कि आप जो टोलुइन बन रहा है प्रोडक्ट उसको रिएक्शन मिक्सचर से टाइम टू टाइम हटाते रहे। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? अगर आपने ऐसा किया तो आपको पॉलीएल्काइलेशन की समस्या कम से कम देखने को मिलेगी। और आप अगर ऐसा नहीं करते तब क्या होगा? अगर मान लीजिए आप बेंजीन को एक्सेस में नहीं लेते हैं, इनफैक्ट CH3Cl को एक्सेस में लेंगे। CH3Cl को अगर एक्सेस में ले लिया तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे रिएक्ट लगेगा, टोलुइन बनाएगा। लेकिन अब टोलुइन ज्यादा रिएक्टिव है, वो जाइलिन बनाएगा। जाइलिन और ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, वो मिसिटाइलिन बनाएगा और भी पॉली सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, फिर ट्राई से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब्स्टिट्यूटेड आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो पॉलीएल्काइलेशन की समस्या आपको देखने को मिलेगी अगर आपने CH3Cl एक्सेस में लिया तो। इसके कंपैरिजन में अगर बेंजीन को एक्सेस में ले लेंगे तो पॉलीएल्काइलेशन कम से कम देखने को मिलेगा। एक सवाल कर लिया जाए, लेट्स से मैंने बेंजीन को एक्सेस में लिया, ठीक है, और उसका रिएक्शन कराया CH3Cl के साथ। तो ये अभी हमने पढ़ा है, अगर बेंजीन एक्सेस में रहेगा और आप CH3Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो टोलुइन होगा। ठीक है, यही मेजर होगा। अगला, आप CH2Cl2 के साथ रिएक्ट कराइए तो यहां आपको समझ में आएगा, यहां आपका सोच सकते हैं आपकी इलेक्ट्रोफाइल CH3+ बना। हालांकि CH3+ इलेक्ट्रोफाइल होता नहीं एक्चुअली, इसका CH3Cl का लुईस एसिड के साथ जो कॉम्प्लेक्स होगा वो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन क्वेश्चन लगाने के हिसाब से CH3+ सोच लेना कंपैरेटिवली आसान है। यहां सोचिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी CH2Cl। इसका रिएक्शन इसके साथ करा देंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? यू विल गेट बेंजीन रिंग पे, ठीक है, यहां लग गया कौन? CH2Cl। और फिर क्योंकि बेंजीन एक्सेस में है, ठीक है, तो इससे आप अगला इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं कौन? PH CH2+। और फिर इसका रिएक्शन करा दे बेंजीन से तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी PH2 CH2। ठीक है, बेसिकली आप सोचिए कि 2 क्लोरीन हटा के 2 रिंग लग गया, 2 PH। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें तो क्या होगा? तो पहले आपको दिखाई देगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा PHCCl3, सॉरी PHCCl2 और यहां एक H अभी भी लगा हुआ। अगला, ठीक है, अगला आपको दिखाई देगा, यू विल गेट PH ट्वाइस, ठीक है, एक और Cl हटा दें, CHCl, और फिर दिखाई देगा PH थ्राइस CH। ठीक है, ट्राइफिनाइल मीथेन आपको मिल जाएगा। आगे चला जाए, अगर CCl4 के साथ रिएक्शन कराएं तो यहां बनेगा PH CCl3, फिर एक और Cl हटा के PH तो PH2 CCl2 एंड देन PH3 CCl, और फिर क्या चौथा क्लोरीन हटा के भी PH4 Cl बन पाएगा? तो जवाब है ये अंतिम वाला नहीं हो पाता। यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। PH4C नहीं बन पाता ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। ठीक है, तो ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, ठीक है, PH4C कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एक बेंजीन पे 4-4 रिंग, ठीक है, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग है, ये लग नहीं पाते, इसी वजह से ये नहीं बन पाता। फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? PH3CCl। ठीक है,
अब हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स पढ़ लिया जाए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का। तो पहला इसका ड्रॉबैक है पॉली एल्काइलेशन। हमने देखा कि हम बनाना चाहते थे बेंजीन से टॉलुइन, लेकिन टॉलुइन की जगह जाइलिन और उसके बाद मिसिटाइलिन बनता जा रहा था। अगर मैंने ठीक है एक्सेस में ले लिया किसको, CH3Cl को। ठीक है, अगला परेशानी कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाता था। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो रीअरेंज हो सकता है, ठीक है, खासकर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, अगला सर्टेन R+ जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो सर्टेन इलेक्ट्रोफाइल R+ लाइक विनाइलिक, ठीक है, या PH+ या ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ये सारे के सारे बहुत अनस्टेबल हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल है और इसी वजह से दे कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, तो ऐसा आप एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं करा पाएंगे जिनमें ये R+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने की आपको जरूरत पड़ती हो। नेक्स्ट बात, रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द वैलेंट कॉम्प्लेक्स। और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करता है। और अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा दिया, ठीक है, बेंजीन रिंग पे, तो ये रिंग इतना डीएक्टिवेटेड हो जाएगा कि इट विल नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इनफैक्ट एसाइलेशन भी नहीं देता है। ठीक है, तो एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रिंग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, हम ये बात जानते हैं। और इसीलिए हम लोग नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करते हैं एज ए सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए हमको पता है कि नाइट्रोबेंजीन एक बहुत डीएक्टिवेटेड रिंग है, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं देगा, इसीलिए हम इसको सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको पता है ये नहीं देगा और ये नाइट्रोबेंजीन में घुल भी जाएगा। ठीक है, जो भी आपका बेंजीन वाला प्रोडक्ट होगा और साथ ही साथ AlCl3 वाला कॉम्प्लेक्स और जो फाइनली वहां से प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसीलिए नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। लास्ट पॉइंट, अगर आप एनिलीन लेते हैं जहां ये NH2 ग्रुप लगा हो रिंग के साथ, यहां देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका भी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं करा पाते, क्योंकि वजह यह है कि लुईस एसिड जो कैटलिस्ट आप AlCl3 इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा। इस NH2 के साथ ही अगर AlCl3 लुईस एसिड कैटलिस्ट लग गया तो आपको दिखेगा NH2 पे प्लस चार्ज आ गया और ये अल्युमिनियम पे माइनस, और अब आपको दिखाई देगा कि ये रिंग जो है वो हाईली डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने के बाद ये रिंग बहुत डीएक्टिवेटेड हो गया, और डीएक्टिवेटेड रिंग का आपने अभी पढ़ा कि उसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यही वजह है कि एनिलीन का हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा पाने में हमको तकलीफ होगा, क्योंकि जो लुईस एसिड कैटलिस्ट है वो NH2 नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। ठीक है, फाइनली, और आपको दिखाई देगा कि यहां रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अगला हम लोग रिएक्शन पढ़ा जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड का। लुईस एसिड आपने इस्तेमाल किया AlCl3, और देखिए ये AlCl3 के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अल्युमिनियम पे माइनस, इस क्लोरीन पे प्लस, और ये बॉन्ड इधर तोड़ दीजिएगा। इसी तरह अगर आपने एनहाइड्राइड लिया तो आप इस ऑक्सीजन का इंटरेक्शन सोचिएगा AlCl3 के साथ, और यहाँ पे अल्युमिनियम पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस, और फिर ये बॉन्ड तोड़ दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको दिखाई देगा RCO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हुए। ये जो RCO+ है इसी को हम लोग कहते हैं एसाइलियम आयन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, एसाइलियम आयन। ये जो एसाइलियम आयन है इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें रेजोनेंस है, p-pi बैक बॉन्डिंग है। बेसिकली कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। ध्यान दीजिए कि ये बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा है,
सभी एटम का ऑक्टेट पूरा है, इसका मतलब यहां कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है। इसीलिए आप जब भी इलेक्ट्रोफाइल की बात करिएगा तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिएगा, क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबका ऑक्टेट पूरा है और यही वजह है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। हालांकि ये दोनों स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, ठीक है, तो ऐसा कहने का बहुत मतलब तो नहीं होता कि ये जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से ये समझना ज्यादा ठीक है कि हमेशा आप समझिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन होगा, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, क्योंकि बैक बॉन्डिंग एक बहुत ही मजबूत तरह का रेजोनेंस है, यानी यहां इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी ये बहुत स्टेबल है, बैक बॉन्डिंग से अच्छा क्या रेजोनेंस होगा, सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाए हर एटम का, ठीक है। तो फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट एक समस्या थी, यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा कभी भी। अगला बात किया जाए, अगर हम रिएक्शन की बात करें खासकर आरडीएस की, तो उसमें क्या होगा आपको दिखाई देगा बेंजीन रिंग पे RCOCl और AlCl3, ठीक है, इनका ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे RCO+ और वो अटैक करेगा, फॉर्म करेगा वैलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है, ये बनने में आपको कौन कौन सी स्पीशीज दिखाई दे रही हैं, तो एक तो बेंजीन दिखाई दे रहा है, यहाँ K लिख दिया जाए सामने, ठीक है, तो एक तो बेंजीन दिखाई देगा, दूसरा आपको एसिड क्लोराइड सबस्ट्रेट दिखाई देगा और लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 भी दिखाई देगा। सो दिस विल बी द रेट लॉ, ठीक है। अंतिम यहां एक और इंपॉर्टेंट बात कि देखिए यहां जो फाइनल प्रोडक्ट है बेसिकली हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल गया, उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCOPH, तो यहां ऑक्सीजन के लोन पेयर से AlCl3 इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो लुईस एसिड कैटलिस्ट जो आपने इस्तेमाल किया था वो बनने वाले प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यही वजह है कि यहां AlCl3 जो है वो आपको एक इक्विवेलेंट से ज्यादा लेना होगा। एक इक्विवेलेंट से ज्यादा क्यों? क्योंकि इस AlCl3 को कैटलिस्ट की तरह भी तो काम करना है। अगर एक इक्विवेलेंट आप लेंगे तो ये AlCl3 तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स करके खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो अगले वाले पे काम नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग एक इक्विवेलेंट से थोड़ा ज्यादा लेते हैं, ठीक है। सो वी विल टेक मोर देन वन इक्विवेलेंट ऑफ AlCl3। आगे चला जाए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या लिमिटेशंस हम लोग पढ़ लिया जाए फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का। तो पहला चीज है कि यहां कोई भी रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एसाइलियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कौन से तरह का रेजोनेंस? तो p पाई बैक बॉन्डिंग। अगला पॉइंट, वी रिक्वायर स्लाइटली मोर देन वन इक्विवेलेंट ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बना है PHCOR, इट फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द AlCl3, ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा एक इक्विवेलेंट से। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड। ये आप यहां RCOPH बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं, यहां आप हाइड्रोजन नहीं रख सकते, PHCHO नहीं बना सकते, बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेसिकली आपको लेना पड़ेगा सबस्ट्रेट HCOCl, ठीक है, फॉर्मिल क्लोराइड। और ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये रिएक्शन कंडीशन में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, इधर से CO और ये H और Cl, तो CO और HCl की। तो क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड रिएक्शन के कंडीशन में स्टेबल नहीं है, इसी वजह से आप, ठीक है, HC+O+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट कर सकते, यही स्टेबल नहीं है, तो ये कैसे बनाएंगे आप? और ये बनेगा नहीं तो आपको PHCHO यहां से नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन से कभी भी बेंजल्डिहाइड नहीं बना सकते, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट, कोई भी डीएक्टिवेटेड रिंग जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, खासकर ऐसा डीएक्टिवेटेड रिंग जो मोनो हेलोबेंजीन से ज्यादा डीएक्टिवेटेड हो, ठीक है, तो आप
लेट्स से क्लोरोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इससे ज्यादा जो डीएक्टिवेटेड रिंग होगा उसका आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं करा सकते, ठीक है, इट डज नॉट गिव। वजह क्या है? आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वैलेंट कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है, और वैलेंट कॉम्प्लेक्स इस बात पे उसकी स्टेबिलिटी निर्भर करेगी कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे वैलेंट कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कम होता जाएगा, रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिरता जाएगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में तो आप कभी भी मोनो हेलो बेंजीन से ज्यादा डीएक्टिवेटेड रिंग का रिएक्शन करा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि C+ या R+ या RCO+ ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, NO2+ की तरह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो आप सोचिए कि आप नाइट्रोबेंजीन का फर्दर नाइट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन आप नाइट्रोबेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं करा सकते, ठीक है। अगला पॉइंट समझा जाए, अगर मैंने अमीन या अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अमीन का मतलब होगा NH2 अटैच हो रिंग के साथ, और अल्कोहल कहना इसको गलत होगा तो अल्कोहल मिटा दें। अमीन या फिनॉल अगर मैंने ले लिया, ठीक है, अमीन या फिनॉल अगर मैंने ले लिया, ठीक है, तो अमीन में भी कौन सा, ठीक है, एनिलीन, तो अमीन को भी मिटा के मैं सही कर लूं, कह दूं एनिलीन। एनिलीन और फिनॉल गिव कंपीटिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एसाइलेशन, स्पेशली इफ नो लुईस एसिड कैटलिस्ट इज यूज्ड। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप लेट से एसाइलेशन कराने जा रहे हैं एनिलीन का, ठीक है, या फिनॉल का, तो अगर आपने इसका रिएक्शन कराया लेट से RCOCl के साथ, ठीक है, और लुईस एसिड नहीं लिया आपने, AlCl3 नहीं लिया है, तो स्पेशली इस केस में जो RCO+ इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, ठीक है, और आपको दिखाई दे जाएगा प्रोडक्ट NHCOCH3, ठीक है। तो यहां आपको एसिटानिलाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम कहें तो एसाइलेशन कहां हुआ है? नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो यही पॉइंट यहां लिखा है, एनिलीन या फिनॉल लीजिएगा और लुईस एसिड नहीं लीजिएगा तो उस केस में आपको नाइट्रोजन या ऑक्सीजन पे एसाइलेशन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। एनिलीन के केस में ज्यादा होगा, फिनॉल के केस में जो ऑक्सीजन पे एसाइलेशन है वो कंपैरेटिवली कम होता है। आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अब कॉन्सेप्ट्स अपने सीखे जाएं। तो पहला देखिए यहां पे AlCl3 लिए हैं, अब आप देखिए बेंजीन रिंग भी यही है, और आपका RCl जिससे आप R+ इलेक्ट्रोफाइल सोचते थे वो भी यही है, ठीक है। तो नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 और ये 6, यहीं से आप सोचेंगे R+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और इसी कार्बन 1 से उठा के उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। वापस इधर भी नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगला केस देखा जाए, आपने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है यहां, ठीक है, AlCl3 लिया है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है। यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? तो यहां इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3CO+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसी को बेंजीन रिंग पे लगाना है, तो इसको हम लोग सिंपली प्रोडक्ट लिखें तो दिस विल बी COCH3, ठीक है। आपने क्या बना दिया? एसिटोफिनोन, ठीक है, सो दिस प्रोडक्ट इज एसिटोफिनोन। अगला, अगर आपने ये ले लिया रिएक्टेंट तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? PHCO+,
और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये प्लस हटा दें और यहां बेंजीन रिंग लगा दें। ये क्या प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो दिस इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ये क्या था, एसीटोफिनोन, ठीक है। आगे चला जाए, यहां पे देखिए, तो यहां आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल यहीं से जनरेट होगा और अटैक भी यहीं पे कराना है, तो इन दोनों को उठा के जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहां ये थोड़ा चलो ऊपर बना देते हैं, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है वो यहां है, ठीक है। अगला देखा जाए, इस बार आपने एक्सेस में लिया है बेंजीन को, बेंजीन एक्सेस में दिया हो या दो इक्विवेलेंट दिया हो, ठीक है। तो आप दो इक्विवेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक्सेस में कह सकते हैं। और यहां इस बार आपके पास रिएक्टेंट है COCl2, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से क्लोरीन हटा सकते हैं। आप सोच सकते हैं यहां से इलेक्ट्रोफाइल पहले बनाएंगे, इधर पीएच लगा देंगे, तो पहले स्टेप पे ये क्या देगा, Cl CO, ठीक है, और यहां बेंजीन रिंग लग गया। और दूसरे स्टेप में फिर यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनाइएगा, इसको हटा दीजिएगा और फिर इसको दूसरे रिंग पे लगा दीजिएगा, ठीक है। इधर दूसरा रिंग, वापस से आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, बेंजोफिनोन, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि आप बेंजीन रिंग का रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, एंड यू विल फॉर्म A। तो यहां पे सोचिए कि ये बॉन्ड आप तोड़ दीजिए, यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है, और ये प्लस वाले को उठा के रिंग के साथ जोड़ दीजिए, तो A विल बी, ठीक है। अब हम लोग ये डबल बॉन्ड O बना दें, ये बना दें, एंड दिस विल बी डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। देखा जाए, पहले ये बन गया, ठीक है, ये साफ लिखते हैं हम ऐसा OH, ठीक है। और फिर आप SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यानी आप ये OH हटा के यहां Cl लगा रहे हैं और फिर से AlCl3 इस्तेमाल किया, यानी वापस से आप यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहे हैं और इसको उठा के इसके साथ जोड़ दीजिएगा। तो योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा ये इसके साथ और इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, ऐसा। तो सल्फोनिक एनहाइड्राइड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इसी की जगह आपने थैलिक एनहाइड्राइड ले लिया होता तो क्या होता, तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ वापस से बना के देखा जाए। सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़ा जाए, यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है, और ये प्लस वाला अब क्या है, यही आपका एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो C बनेगा वो कैसा दिखेगा, तो C को देखा जाए, ये हो गया ऐसा, यहां आपको दिखेगा ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, ठीक है। मैं नंबरिंग कर देना चाहता हूं जानबूझ के, तो लेट अस कॉल दिस एज 1 2 3 एंड 4। तो यहां आपको दिखाई देगा ये है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब जब आप SOCl2 डालेंगे तब क्या होगा, तो SOCl2 डालने पे ये जो OH है इसकी जगह Cl लग जाएगा और फिर से AlCl3, यानी आप फिर से यहां पे आप जनरेट करेंगे एसाइलेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल, और अगली बार क्या करिएगा, इसको उठा के यहां से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको फाइनल प्रोडक्ट D मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहां देखिए आप पहले स्टेप पे फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज E जो है वो हो जाएगा आपका CO CH2 CH3, तो ये हो गया आपका E। अगला आप इसका क्लीमेंशन रिडक्शन करा रहे हैं। क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, ये कन्वर्ट कर देता है आपके कीटोन को, ठीक है, एल्केन में। तो ये अभी हमने नहीं पढ़ाया है, ये अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे। खैर नाम तो आप अभी भी सीख सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, दिस विल कन्वर्ट टू CH2 CH2 CH3। बेसिकली C डबल बॉन्ड O को इसने CH2 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर आपने ऐसा कराया तो आपको क्या मिला प्रोडक्ट, PH PR, ठीक है। प्रोपाइल लगा हुआ है किसके साथ, बेंजीन के साथ। अगर आप यहां पे यूज करते लेट्स से Cl CH2 CH2 CH3, ठीक है, और AlCl3, तो उस केस में क्या होता, तो बेंजीन रिंग प्लस दिस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या आपको मिलता है, PHIPR, ठीक है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यहां कार्बोकेटाइन जो है वो रीअरेंज कर जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका एक कार्बोकेटाइन है वो रीअरेंज कर जाएगा, प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल हो जाएगा। यही वजह है कि जहां भी आप नहीं चाहते कि आपका इलेक्ट्रोफाइल रीअरेंज करे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में खासकर अगर आप स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड AlCl3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस केस में चांस है कि आपका जो एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, एल्काइल कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल है वो रीअरेंज कर जाए। इसीलिए वहां पे हम लोग प्रिफर करते हैं एसाइलेशन से, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, और फिर उसका रिडक्शन कर देना, ठीक है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे अगर हम करेंगे कि पहले एसाइलेशन और फिर क्लेमेंशन रिडक्शन, तो हमको रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक समस्या होती है डायरेक्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने में, ठीक है। आगे चला जाए, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, और ये कॉन्सेप्ट है इप्सो अटैक का। अभी तक हमने देखा कि आपका अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो H+ को हटा के उसकी जगह लगता है। क्या H+ की जगह कोई और भी ग्रुप है जिसको हटा के इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है? तो जवाब है हाँ, ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको हटा के इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। तो उसी का हम लोग अब चर्चा करेंगे इप्सो अटैक में। देखा जाए, समटाइम्स इलेक्ट्रोफ्यूज मतलब इलेक्ट्रोफ्यूज वो मॉलिक्यूलर एंटिटी है विच लीव्स विदाउट द बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के साथ निकला तो लिविंग ग्रुप, और बॉन्ड पेयर के बिना निकला तो इलेक्ट्रोफ्यूज। ये बात समझ में आए? तो इलेक्ट्रोफ्यूज जो है ये लीव्स विदाउट बॉन्ड पेयर, और इसके अगेंस्ट जो लिविंग ग्रुप है इट लीव्स विथ बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के साथ जो निकले वो लिविंग ग्रुप, और जो बॉन्ड पेयर के बिना निकले वो इलेक्ट्रोफ्यूज। तो हम लोग कह रहे हैं समटाइम्स इलेक्ट्रोफ्यूज अदर देन H+ डिपार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्यूज वो होता है जो बिना बॉन्ड पेयर लिए निकल जाए, बॉन्ड पेयर के साथ लेके निकलेगा तो लिविंग ग्रुप। ऐसा इलेक्ट्रोफ्यूज कौन कौन हो सकता है? IPR+, ठीक है, SiR3+, COOH I+, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल और SO3H, ठीक है। देखा जाए, अगर IPR+ निकलेगा तो वो निकलेगा एज प्रोपीन, ठीक है, एज प्रोपीन प्लस H+, ठीक है। इसी तरह अगर COOH निकलेगा तो वो निकलेगा CO2 और H+ की तरह, ठीक है, और SO3H निकलेगा तो इट विल डिपार्ट एज SO2 एंड H2O, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयोडीनेशन और सल्फोनेशन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये लोग आप सोचिए कि वीलेंट कॉम्प्लेक्स जो बना है वहां से यही निकल जाता था I+, और SO3H यही बाहर निकल जाता था, इसीलिए तो ये क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन। और अब हम लोग यही बात अब इसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इप्सो अटैक। तो कुछ क्वेश्चन देखा जाए, ये जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन है। आपने सैलिसाइलिक एसिड को, ठीक है, रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ Br2 के साथ,
तो आप देखेंगे कि ये रिंग एक एक्टिवेटेड रिंग है। बेसिकली OH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से OH के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशंस एक्टिवेटेड है। और आपने ब्रोमीन भी एक्सेस में लिया है, तो यहां इस ऑर्थो पे और इस पैरा पे तो आपको दिखाई देगा Br+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, H+ को रिप्लेस करेगा, साथ ही साथ वो इस पोजीशन पे भी अटैक करेगा और इस COOH को बाहर निकाल देगा। और COH बाहर निकल सकता है, ठीक है, कैसे निकल सकता है? CO2 और H+ के फॉर्म में, ठीक है। और यही वजह है कि यहां आपको जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा, यहां OH और इसका ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो ये दोनों पोजीशन तो वैकेंट थी, यहां ब्रोमीन आया, लेकिन यहां आने वाला जो ब्रोमीन है ये COOH को हटा के आया है, ठीक है, इप्सो अटैक से आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में क्या है, अगेन पैरा पोजीशन पे COOH या SO3H लगा हुआ है और आप फिर से ब्रोमीन एक्सेस में ले रहे हैं। OH एक्टिवेट करेगा रिंग को, यहां दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन आएगा, साथ ही साथ इस पैरा पे भी ब्रोमीन आ जाएगा और ये COOH या SO3H ये इलेक्ट्रोफ्यूज हैं, ये बाहर निकल जाएंगे। इप्सो अटैक के थ्रू आपको फिर से दिखाई देगा कि ये प्रोडक्ट बन गया। इस बार ये वाला जो ब्रोमीन आया होगा पैरा पे वो हटा के आया होगा किसको, COOH या SO3H को, ठीक है। तो उनको हटा के आया यानी इप्सो अटैक से आया है, ठीक बात है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके आगे कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहां समझिए कि आपने ये एक एक्टिवेटेड रिंग है और इस पे आप अटैक करा रहे हैं किसका, Br2 आपने इस्तेमाल किया है एज ए Br+ इलेक्ट्रोफाइल का, और यहां आपको देखने को मिलेगा ब्रोमो डीसल्फोनेशन। ब्रोमो डीसल्फोनेशन का मतलब होगा ब्रोमीन आएगा और डीसल्फोनेशन मतलब HSO3H बाहर निकलेगा, ठीक है। तो SO3H बाहर निकल जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा और इसी की जगह ब्रोमीन आएगा। इट इज ऑल्सो ए केस ऑफ इप्सो अटैक, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पे ब्रोमीन आ गया, ठीक है। तो दिस इज CH3 को साफ लिख लें, CH3O और SO3H की जगह अब ब्रोमीन दिखाई देगा। अगला देखिए, यहां पे OH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन है, ठीक है। लेकिन पैरा पोजीशन पे कौन बैठा है, CH3। ये CH3 के बैठे होने की वजह से क्या होगा कि CH3+ तो स्टेबल नहीं है। हमने पढ़ा भी कि ये इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह काम नहीं कर सकता। जो लोग इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह काम कर सकते हैं उनका हमने लिस्ट बना के देख लिया है। तो ये CH3 तो CH3+ की तरह नहीं निकल सकता। इसका मतलब है कि जो ब्रोमीन है अब वो यहां तो नहीं आ सकता, इसको हटा के तो नहीं लग सकता, यहां इप्सो अटैक का कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये OH और CHO के बीच में इस पॉइंट पे अटैक स्टेरिक वजहों से कम होगा, तो यहां भी ब्रोमीन कम ही आएगा, ब्रोमीन भी बल्कि है, और यहां स्टेरिक वजहों से, ठीक है, स्टेरिक वजहों से यहां अटैक नहीं होगा। तो कुल मिला के ब्रोमीन आएगा कहां, सिर्फ यहां पे। और इस केस में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी, ठीक है, CH3 और यहां आ गया कौन, ब्रोमीन। ध्यान दीजिएगा यहां पे इस जगह पे क्यों नहीं आया, इप्सो अटैक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि CH3+ अनस्टेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह वो लोग काम कर सकते हैं जो निकलने के बाद स्टेबल हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे लिविंग ग्रुप Lg- की तरह निकला और वो स्टेबल होना चाहिए, तभी वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तभी उसको हटा के कोई लग पाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रोफ्यूज उसको हटा के और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को लगना है। अगर निकलने वाला ग्रुप स्टेबल नहीं हुआ जैसे कि CH3+, तो उसको हटा के कोई नहीं लग सकता, ठीक है। तो CH3 अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए यहां अटैक नहीं हुआ और यहां स्टेरिक वजहों से अटैक नहीं हुआ। तो कुल मिला के यही एक जगह बची थी जहां ब्रोमीन मैंने लगा दिया, ठीक है। आगे चला जाए। नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रो डी एल्काइलेशन। ये भी एक इप्सो अटैक है,
देखिए यहां क्या हो रहा है, दो दो आइसोप्रोपाइल लगे हुए हैं और उसका हम नाइट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेशन कर रहे हैं यानी बेसिकली आप NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में सोचिए। ये जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करेगा, फिर से इप्सो अटैक, ठीक है, और इप्सो अटैक करके क्या होगा, यहां आके लग जाएगा। और ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप था IPR, ये कैसे निकलेगा, ये प्रोपीन की तरह बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए नाइट्रो डी ब्रोमिनेशन, यानी यहां NO2 तो आके लगेगा और D मतलब माइनस, ब्रोमीन बाहर निकलेगा। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि क्या ब्रोमीन को हटा के नाइट्रो ग्रुप लग पाएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट 31% ही मिलेगा। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट यहां से नहीं आया, नाइट्रो डी ब्रोमिनेशन से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी माइनर प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा मेजर प्रोडक्ट फिर क्या होगा, तो OCH3 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ब्रोमीन जो है ये कमजोर एक्टिवेटर, और इस केस में आप बात मानेंगे किसके, OCH3 का, और इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको अटैक कराना था। पैरा पे आप कराएंगे तो आपको नाइट्रो डी ब्रोमिनेशन दिखाई देगा, इप्सो अटैक के थ्रू 31% मिला, और बाकी कैसे मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट में ऑर्थो पे अटैक करा दीजिए, ये ब्रोमीन एज इट इज, दिस इज OCH3 एज इट इज, और यहां लगा दीजिए किसको, NO2 को। ठीक है, NO2 को यहां लगा दिया इस पोजीशन पे। ठीक है, अगर यही ब्रोमीन की जगह क्लोरीन होता तो Br+ तो सोचिए थोड़ा स्टेबल भी है, Cl+ तो और कम स्टेबल है, और यही वजह है कि नाइट्रो डी क्लोरीनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता। वजह क्या है, Br+ स्टेबल है, ठीक है, और Cl+ जो है ये अनस्टेबल है। तो नाइट्रो डी ब्रोमिनेशन हुआ, कम से कम 31% प्रोडक्ट तो मिला नाइट्रो डी ब्रोमिनेशन से। Br+ इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह कुछ तो काम कर रहा है, Cl+ तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रोफ्यूज नहीं है। ठीक है, क्लोरीन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर कभी निकलने को तैयार नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए नो नाइट्रो डी क्लोरीनेशन इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आगे चला जाए, कुछ और बात कर लिया जाए। ठीक है, तो वापस हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट में आए। हम लोग पूछ रहे हैं इंडिकेट वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। सबसे पहले बेंजीन को देखिए, बेंजीन में तो 6 कार्बन एक जैसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, एनी कार्बन। ठीक है, 6 एक जैसे हैं, किसी भी एक पे अटैक करा लो। अगला नेप्थलीन, नेप्थलीन में आपको पता है ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, सॉरी गलत लिख दिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये अल्फा। ठीक है, कहां अटैक होगा, तो नेप्थलीन में अटैक होगा हमेशा अल्फा पे। ठीक है, वजह भी हमने बताई थी कि अल्फा पे आप अटैक कराएंगे तो एक रिंग को इंटैक्ट रखते हुए आप देखिएगा कि वैलेंट कॉम्प्लेक्स में कितना रेजोनेंस हो पा रहा है। ध्यान रखिएगा, एक बेंजीन रिंग को इंटैक्ट रखते हुए आपको देखना है। ठीक है, कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको दिखाई देगा अल्फा वाले में तो रेजोनेंस होगा, बीटा वाले में नहीं होगा, और यही वजह है कि अल्फा पे अटैक होगा। अगला बात किया जाए एंथ्रासीन। ठीक है, तो एंथ्रासीन में कहां अटैक होगा, किस पोजीशन पे प्रिफरेंशियली अटैक होगा, तो जवाब है इस वाले पे, क्योंकि यहां जब आप अटैक कराएंगे तो दो दो बेंजीन रिंग आप इंटैक्ट रख पाएंगे, ये बेंजीन रिंग भी और ये बेंजीन रिंग भी आप इंटैक्ट रख पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर फिनेंथ्रीन पे अटैक करना हुआ तो कहां कराइएगा, तो आप देखिए ये रिंग और ये रिंग इंटैक्ट रख लीजिएगा, अटैक करा दीजिए यहां पे। ठीक है, इस पोजीशन पे। अगला, पाइरोल पे अटैक कराना हो तो कहां कराइएगा, तो देखा जाए पाइरोल में, लेट अस कॉल दिस, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, तो अटैक होगा या तो 2 पे या तो 3 पे, और इधर भी ये 3 और 2 आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको 4 और 5 भी लिखते हैं तो भी आपको पता है 3 इज सेम एज 4 एंड 2 इज सेम एज 5। तो इसमें देखा जाए कहां अटैक कराया जाए, लेट्स से पाइरोल में मैं अटैक कराता हूं एट C2। अगर C2 पे अटैक करा दिया तो देखिए
यहां इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ठीक है। बेसिकली ये वाला पाई बॉन्ड आप तोड़ रहे हैं, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ले जाइएगा उसके बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज ले जाइएगा। और यहां देखिए तो ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में चला गया। और लेट्स से अगर आप C3 पे करा दिए तो क्या होगा, C3 पे अगर आप कराएंगे उस केस में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, कार्बन 2 पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आप कहां लेके गए हैं, कार्बन 3 पे। यहां देखिए सिर्फ ये डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी सिर्फ ये लोन पेयर, सिर्फ लोन पेयर रेजोनेंस में जा पाएगा, ये डबल बॉन्ड नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नहीं जा पाया, यही वजह है कि प्रिफरेंशियली अटैक होगा C2 पे, C3 पे नहीं, ठीक है। तो पाइरोल में अटैक कहां होगा, इस पोजीशन पे। नेक्स्ट हम लोग देखा जाए कि पाइरिडीन में कहां अटैक होगा। तो पाइरिडीन में आप सोच सकते हैं कि ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों पोजीशन मेटा, ठीक है, और ये वाली पोजीशन जो है दिस विल बी पैरा, ठीक है। चलिए तीनों पे अटैक करा के देखा जाए कि कहां अटैक ज्यादा अच्छा है। तो अगर लेट्स से मैं अटैक कराता हूं पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे जब हम लोग अटैक कराएंगे तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ठीक है। यहां पैरा पे मैंने अटैक करा दिया इलेक्ट्रोफाइल का, यहां प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां देखिए इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो आपको क्या दिखाई देगा, यू विल गेट पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, नाइट्रोजन पे, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव चार्ज और यही वजह है कि ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप ऑर्थो अटैक कराएंगे वहां भी आपको दिखाई देगा कि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज जा रहा है, ठीक है। और यही वजह है कि ऑर्थो पैरा अटैक नहीं होता। हाँ, अगर आप मेटा अटैक कराएं तो देखा जाए उस केस में क्या हो रहा है। तो मेटा अटैक अगर मैं कराता हूं, ठीक है, यहां पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आपको दिखाई देगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया और आपको दिखाई देगा कि वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा और यहां जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। और इसी वजह से आपको ये वाला जो अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि मेटा अटैक विल बी प्रिफर्ड, ठीक है। तो पाइरिडीन में हमेशा आपको दिखाई देगा कि मेटा अटैक होगा, मेटा पोजीशन पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का। आप यहां देख के ये भी समझ सकते हैं कि पाइरिडीन का बिहेवियर बिल्कुल वैसा है जैसा नाइट्रोबेंजीन का होता है, ठीक है। तो पाइरिडीन का बिहेवियर कैसा है, नाइट्रोबेंजीन जैसा है। नाइट्रोबेंजीन में भी देखिए मेटा पोजीशन पे अटैक होता था, ठीक है, और पाइरिडीन में भी आपको दिखाई देगा कि अटैक मेटा पोजीशन पे होगा। साथ ही साथ अगर आप पाइरिडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी देखें तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ। इसके अपोजिट अगर आप पाइरोल को देखें तो यहां आपको दिखाई देगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग पे डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपको दिखाई देगा पाइरिडीन में कि रिंग डीएक्टिवेटेड है और अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कहां हो रहा है, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following is more reactive than benzene for electrophilic substitution reaction। आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, एक्टिवेटर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जहां पे भी रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो सारे लोग
ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। देखा जाए क्या यहां इस रिंग का प्लस एम इफेक्ट है तो बाइफिनाइल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। नेफ्थलीन में भी बगल वाला रिंग जो है वो मदद करेगा, ये भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। टॉलुइन में CH3 का प्लस एच इफेक्ट है, ये भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिनॉल में तो OH का प्लस एम इफेक्ट है तो ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगला पाइरोल की बात किया जाए तो पाइरोल में देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग पे चला जाता है, इसी वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बढ़ जाती है और इसीलिए पाइरोल इज मोर रिएक्टिव। अगला पाइरिडीन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अगेन हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ ये भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसका कंपैरिजन हम लोग कुछ और रिंग्स के साथ किया जाए, ठीक है। तो अगला है नाइट्रोबेंजीन। आपको पता है ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी को कम कर देगा और यही वजह है कि ये कम रिएक्टिव होगा। NH3+ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, ये तो स्ट्रॉन्ग जो है -I इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, ठीक है। -M नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना ऑक्टेट पूरा करके बैठा है। ये क्या एक्सर्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग -I। ये क्या एक्सर्ट करता है? स्ट्रॉन्ग -M, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन जो है ये भी कम रिएक्टिव होगा। अगला CCl3, यहां CCl3 का -H इफेक्ट होता है, CH3 का ही -H इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये मीजोमेरिक इफेक्ट है ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और यही वजह है कि इसका रिएक्टिविटी भी कम होगा। नेक्स्ट हेलोजन, हेलोजन का इफेक्ट होता है -I और +M और डोमिनेट करता है कौन? -I। तो नेट तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होते हैं, इसलिए ये भी बेंजीन के कंपैरिजन में तो कम रिएक्टिव है। अगला पाइरिडीन, ठीक है। पाइरिडीन में अभी हमने बात की कि यहाँ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम कर देता है रिंग पे, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन धीरे हो जाएगा, ठीक है। हमने बात भी की कि पाइरिडीन कैसा बिहेव करता है? नाइट्रोबेंजीन जैसा, ठीक है। तो इसका भी रिएक्टिविटी कम होगा। आगे चला जाए, एक और सवाल देखा जाए। सो क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन क्यों आप टॉलुइन का अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो CH3 है, ये CH3 कैसा है? दिस इज एक्टिवेटर एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, एक्टिवेटर है, और आपको जो प्रोडक्ट है लेट्स से ऑर्थो, मेटा और पैराजाइलिन में से, ठीक है, शुरू में आपको दिखाई दिया जब आपने इनिशियली देखा, ठीक है, 0.01 सेकेंड पे, तो आपको दिखाई दिया कि मेजर प्रोडक्ट कौन है? ऑर्थो वाला और पैरा वाला। लेकिन जब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, तो जब टाइम ज्यादा हो गया तो आपको दिखाई दिया मेटा वाला प्रोडक्ट मेजर बनने लगा। ऐसा क्यों? तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसका? केसी और टीसी का, ठीक है, केसी और टीसी का। तो आप देखिए यहां जो ऑर्थो और पैराजाइलिन है, ऑर्थो और पैराजाइलिन जो है ये यहां केसी है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, तो ये जल्दी बन रहा है। लेकिन जब आप इस रिएक्शन को कंसिडरेबल टाइम दे देंगे तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा? मेटाजाइलिन। तो मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये टीसीपी है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, जबकि ऑर्थो और पैरा वाला ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, ये जल्दी बनता है, इसीलिए शुरू में ये मेजर है ऑर्थो और पैरा, और बाद में कौन मेजर है? मेटा। मेटा ज्यादा स्टेबल है इसलिए, ठीक है। केसीपी और टीसीपी की आगे हम लोग और बात किया जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। दिस वाज ऑल फॉर बेंजीन। थैंक यू।